हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटर योगेश। और आज तो आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपकी एग्जाम के पहले वाली नाइट्स आ चुकी हैं। आपके पास आज का टाइम है और कल का टाइम है। देन आफ्टर आपके सामने होगा आपका मैथ्स का पेपर। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे टेंशन में भी होंगे, अरे यार ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा। साइंस का पेपर आप सभी ने आज दिया और साइंस के पेपर के बाद आप सभी लोग मैथ्स को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड है और काफी ज्यादा सीरियस भी हो चुके हैं, जैसा कि हमें लगता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज की। तो आज हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ रखा हुआ है तो फिर परेशानी किस बात की। आखिर क्वेश्चन कहां से आएंगे? क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे ना, जिन फंडामेंटल्स को आपने पढ़ा हुआ है, जिन टॉपिक्स को आपने क्लियर किया हुआ है, जिन क्वेश्चंस को आपने लगाया हुआ है। अगर वो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज हम लोग एक डिस्क्रिप्शन लेकर के चल रहे हैं कि क्वेश्चन आखिर किस टाइप के बनने वाले हैं। जैसे काफी बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आए कि सर बाकी ठीक है, हमने पढ़ा सब कुछ है, आपने पढ़ाया सब कुछ है, हमने क्वेश्चंस वगैरह भी लगाए हैं। अब कल हम लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस हमें फेस करने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस हमें फेस करने को मिलेंगे। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास है, देखिए चैप्टर वाइज हम लोगों ने ये डिस्कस कर ही लिया हुआ है कि कितने मार्क्स का कहां से आने वाला है। तो अगर फर्स्ट नंबर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में हमारे पास जो सबसे पहला नंबर है चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में देखिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। रियल नंबर्स में आपसे एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं आइए ये जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई भी टू नंबर्स, मान लेते हैं कि हमारे पास ए एंड बी टू नंबर्स है, आपको उनका एचसीएफ दे दिया गया, फिर आपको उनका एलसीएम दे दिया गया और आपको उनमें से कोई एक नंबर दे दिया गया और आपसे बोला गया सेकंड नंबर क्या होगा। उस कंडीशन में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे, मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा। अब उस कंडीशन में यहां पर न्यूमेरिक्स भी हो सकती हैं या फिर वेरिएबल के टर्म्स हो सकते हैं। सच एज मान लीजिए यहां पर m स्क्वायर n स्क्वायर दे दिया गया, m टू द पावर 4 n टू द पावर 4 दे दिया गया, यहां पर m स्क्वायर n दे दिया गया, आपको b की वैल्यू पूछ ली गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा जहां पर इन 4 में से किन्हीं भी 3 की वैल्यूज आपके पास होंगी और फाइंड द फोर्थ वैल्यू। हो सकता है एचसीएफ पूछ लिया जाए या फिर एलसीएम पूछ लिया जाए या फिर ए एंड बी में से कोई एक नंबर पूछ लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहां से बनेगा। उसके बाद आपने कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आपने कैसे पढ़ी है? वो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना कि देयर आर 3 रिंग्स, देयर आर 3 बेल्स, देयर आर 3 लाइट्स। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एबीसी 3 लाइट्स हैं, तो ये हमारे पास एबीसी 3 लाइट्स हो गई। वो वाले क्वेश्चन याद है जहां पर आपको बोला गया था कि एक लाइट जलती है आफ्टर 12 मिनट्स, एक लाइट जलती है आफ्टर 10 मिनट्स और एक लाइट जलती है आफ्टर 15 मिनट्स। तो अब ये बताइए कि अगर वो 10 AM पर एक साथ जली होंगी तो उसके बाद वो दोबारा से कब एक साथ जलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। तो यहां पर 10, 12, 15 ये डिजिट्स हैं आपके पास और यहां से जब आप एलसीएम फाइंड कराओगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। दैट मीन्स अब एलसीएम आ गया आपके पास 60। तो 60 क्या है, अगर यूनिट्स मिनट में है तो यहां पर भी यूनिट मिनट में हो गई ना। तो उस कंडीशन में आफ्टर 60 मिनट वो लाइट्स एक बार फिर से साथ में जलेंगी। तो 10 AM पर अगर एक साथ में जली थी तो उसके बाद आफ्टर 60 मिनट्स क्या हो जाएगा, 11 AM। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन सर्कल में भी बनता है। मान लीजिए आपसे बोल दिया गया ये एक सर्कुलर पाथ है और यहां पर सीता गीता रीता ये 3 फ्रेंड्स हैं और आपसे बोल दिया जाए कि सीता इस जो सर्कुलर पाथ है इसका 1 सर्कमफरेंस 1 राउंड कंप्लीट करती है 12 मिनट्स में, गीता कंप्लीट करती है 15 मिनट्स में, रीता 10 मिनट्स में कर लेती है। देखिए सेम क्वेश्चन बन गया ना। वहां पर लाइट की कंडीशन बोली गई और यहां पर आपको बोल दिया गया कि अब बताइए कि अगर वो एक साथ 10 AM पर रनिंग स्टार्ट करती है तो वो वापस से कब मिलेंगे। तो आफ्टर यहां तक आएगा तो 60, तो हो जाएगा 11 AM पर। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए अब कोई आपके पास ए नंबर है, उस नंबर को आपने बी से डिवाइड करा तो BQ + R का फॉर्मेट बनेगा। अब ये तो हमारे पास बेसिक सी चीज हो गई। अब यहां से वो ऑप्शंस कुछ भी दे सकते हैं, सच एज डिग्री ऑफ Q इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ R। मान लेते हैं सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया गया डिग्री ऑफ A इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ B।
इक्वल, लेस देन, कुछ भी दे दिया जा सकता है। ऐसे करके आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ये हो गया हमारे लिए डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना होगा ए की डिग्री सबसे बड़ी होगी, देन आफ्टर किसकी आएगी, बी की आएगी। बी और क्यू सेम भी हो सकते हैं, बी और क्यू सेम भी हो सकते हैं या फिर भी बड़ा हो सकता है, और सबसे छोटी डिग्री होगी आर की। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका प्लेस हो सकता है, और अगर यहां से क्वेश्चन प्लेस होता है तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, उस चीज को करेक्ट बिल्कुल सही करके आना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद इस चैप्टर में आपको पढ़ना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का टर्म, यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। The numbers which can be written in the format of p upon q where q does not is equals to 0 are known as rational numbers। रेशनल नंबर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको ऑप्शन दे दिया गया, जैसे बोल दिया गया 3.622 बार, या फिर कहीं पे भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, और आपसे बोल दिया गया कि द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज, और आपके सामने 4 ऑप्शंस प्लेस कर दिए गए। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सच एज कि आपसे बोल दिया गया विच नंबर इज टर्मिनेटिंग। अब वहां पर बड़ी बड़ी डिजिट्स होंगे तो आपको डिवाइड थोड़ी नहीं कराना होगा। अब मान लेते हैं जैसे 387 अपॉन 1000 ये दे दिया गया आपको। सेकंड ऑप्शन दे दिया गया 482 अपॉन 989, कुछ ऐसे कंडीशंस दे दी गई। तो बड़ी बड़ी डिजिट्स में या तो आप डिवाइड कराओ बैठ के, तो डिवाइड ही कराते रह जाओगे। तो अगर आपको टर्मिनेटिंग टर्म आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कराने होंगे। अगर वो 2, 5 या फिर 2, 5 बोथ दोनों के मल्टीपल्स में आते हैं, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग टर्म होगा। और उसके अलावा कुछ भी आ जाए एक्सेप्ट 2 एंड 5 तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप आर.एस. अग्रवाल की लास्ट में जो एमसीक्यू एक्सरसाइज है वो आप उसे उठा करके देखोगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। वहां पर तो नॉन इरेशनल नंबर्स के भी क्वेश्चन मिलते हैं। कैसे क्वेश्चन मिलते हैं वहां पर? तो सीधा सीधा पूछा गया है विच नंबर इज इरेशनल। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है विच नंबर इज इरेशनल। और अब क्वेश्चन तो नहीं है ऐसे याद है, चलिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन का तरीका बताता हूं। अब इरेशनल में आपको कोई भी 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, सच एज आपको दे दिया गया 0.222 एंड सो ऑन। देन आफ्टर आपको दिया जा सकता है √4, उसके बाद आपको दिया जा सकता है 1.2727, और लास्ट में दे दिया गया 1.01, 011, 0111 एंड सो ऑन। तो अब आपको बताना है इसमें रेशनल नंबर कौन है। तो जाहिर सी बात है यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो रिकरिंग हो गया हमारे लिए। इसकी बात करते हैं तो ये तो 2 रेशनल नंबर होता है। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग टर्म हो गया। ये कैसा टर्म है, दिस टर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो भी टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेशनल की कंडीशन में आते हैं। तो यहां पर इरेशनल के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चा लोग, जो भी आपने पढ़ा है उस सभी का इस्तेमाल करना है अपने, बिल्कुल आपने जो भी सीखा है ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में वो कभी काम नहीं देता जो आपने 2 दिन पहले पढ़ा होता है। एग्जाम में हमेशा वो काम देता है जो आपने हमेशा बचपन से लेकर के आज तक सीखा होता है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि 2 दिन में बड़बड़ा के हम सब कुछ कर लें। अभी तक आपने जो भी सीखा है ना, सिर्फ उसको एज ए लैडर यूज करिए, एक सीढ़ी के तरीके यूज करिए अपने एग्जाम तक पहुंचने के लिए और अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास अलजेब्रा की है, जहां से पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब यहां से क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। चलिए दोनों को साथ ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि हैं तो दोनों के दोनों लगभग में सिमिलर ही ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां से क्वेश्चन कैसे ओरिजिनेट होगा, पॉज किया है,
चलिए, तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम लोगों को बात करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मेट वगैरह तो आप जानते हैं, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। देन आफ्टर आपसे पूछ सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, तो देयर आर 2 रूट्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल देयर आर 3 रूट्स। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर रूट्स गिवन हो, अगर रूट्स हमारे पास है, जीरोस हमारे पास है, तो वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज करिए कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 2 होंगे, और वो कौन से हो गए, वो हो गए हमारे लिए अल्फा एंड बीटा। इन्हें कैसे फाइंड करेंगे, तो इन्हें फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी नंबर ऑफ जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, तो जो पॉलिनोमियल है उसे 0 के इक्वल प्लेस करते हैं, उसके बाद हम स्प्लिटिंग नॉमिनल टर्म अप्लाई करते हैं और हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज मिल जाती है। अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज ऑलरेडी हैं और आपसे बोला जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये चीज आपको याद रखनी होगी। चलिए, यही आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में अप्लाई करना है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले रिलेशन विद कोफिशिएंट के क्वेश्चन पूछे जाते थे, सच एज अल्फा प्लस बीटा आपको बताना होता था कि -b/a के इक्वल है। यहां पर आपको रिलेशंस शो भी करने होते थे, प्रूव भी करने होते थे, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल रिलेशन विद कोफिशिएंट्स प्रूव करने का क्वेश्चन अभी तो नहीं बनने वाला है, तो उस पर टाइम मत बर्बाद करिएगा। दूसरा क्या होता था, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ये हुआ करता था। चलिए, अगर यहीं पर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गया आपके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहां पर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो भी हो जाएंगे 3। तो अगर क्वाड्रेटिक में अल्फा एंड बीटा आपने कंसीडर किए हैं, तो यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, यहां पर हो गया आपके लिए अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा हो गया। ओके, क्लियर है। अब फर्स्ट कंडीशन आपको सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जब भी नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स फाइंड करने के लिए देगा, तो 3 रूट्स नहीं पूछेगा, आपको 1 रूट या 2 रूट्स गिवन होंगे, आपको 2 रूट्स या फिर सिंगल रूट फाइंड करने का क्वेश्चन दिया जाएगा। क्योंकि ऑल 3 रूट्स फाइंड करने के लिए अगर दे दिया जाए तो काफी टाइम टेकन होता है, और आपके पास इतना टाइम नहीं है, ये बात बोर्ड्स को भी पता है। तो आपसे अगर यहां पर रूट्स फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा, तो कभी भी 3 रूट्स फाइंड करने के लिए नहीं आएगा, 2 रूट्स या फिर सिंगल रूट फाइंड करने के लिए आएगा। तो आपको तरीका तो याद आ रहा है ना, हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं तरीका क्या है। देखिए, आपको जो भी रूट गिवन हो या जीरोस गिवन हो, उससे आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कराना है। तो क्वोशिएंट में अगर सिंगल सॉल्यूशन है तो क्वाड्रेटिक बचेगा, और क्वाड्रेटिक गिवन है तो सिंगल बचेगा। उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, उसे सॉल्व करा के बाकी के जीरोस आपको फाइंड कर लेने हैं। चलिए, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज गिवन है, देन आफ्टर क्या करना है, देन आफ्टर आप बताइए क्या करेंगे। चलिए, क्या करना होगा आपको। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स आइए, यहां पर अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है और आपको बोल दिया जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax², अच्छा माइनस यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। लेकिन इसका क्वेश्चन आपसे अभी तो नहीं पूछा जाएगा, तो इतनी की इतनी चीजें आपको यहां पर पॉलिनोमियल्स में सीखनी है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं लीनियर में, लीनियर की तरफ अगर हम लोग चलें, तो देखिए लीनियर इक्वेशंस से आपका जो क्वेश्चन बनेंगे वो 2 और 3 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। पॉलिनोमियल से 2 और 3 क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बनेंगे लगभग में 4 क्वेश्चंस के आसपास बनेंगे, और लीनियर से क्वेश्चन बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस मान लेते हैं। 10 मार्क्स का वेटेज लेकर के हम लोग चल रहे हैं। लीनियर की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए आपको पता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लेकिन यहां पर आपको पेयर्स पढ़ने हैं, मींस टू से ऐसा ही एक और इक्वेशन गिवन होगा, तो एक और ले लिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आपने कोफिशिएंट्स कर दिए चेंज, कोफिशिएंट कर दिए चेंज। तो फर्स्ट हो गया आपके लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड हो गया आपके लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए, ये 2 हो गए आपके पास।
अब यहां से सबसे पहली चीज आपको क्या क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन या फिर वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू हैव द 4 ऑप्शंस, और वहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा एक्स की वैल्यू के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां से बनेगा आपका कि आपके पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन हो सकती है और अगर उसके सॉल्यूशंस गिवन है तो उसका पेयर आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज भी पूछी जा सकती है। कैसे, अच्छा यहां पर देखिए ग्राफिकल अप्रोच आनी नहीं है। ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिकल अप्रोच में ये पूछा जा सकता है कि दीज 2 लाइंस, उनका इक्वेशन गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब ग्राफ के टाइप्स यहां पर आपको 3 पढ़ाए गए हैं। इंटरसेक्टिंग हो सकता है, कोइंसाइड हो सकता है या फिर पैरेलल हो सकता है। तो ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ग्राफ बनाने को नहीं आएगा या फिर ग्राफ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, चलिए तो यहां से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो वहां पर देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इसकी कंडीशन तो आपको पता होगी। अगर हम लोग इन्हें सॉल्व कराएंगे तो या तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए कंडीशंस आप लोग सीखते चलिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और या फिर हमें क्या मिलेगा, या फिर हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारे लिए। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है। अब अगर वहां पर यूनिक सॉल्यूशन है तो उन पेयर्स का ग्राफ कैसा होगा, उन पेयर्स का जो ग्राफ होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग, वो होगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए लाइन हमारी कैसी होंगी, कोइंसाइड लाइन होंगी, यानी एक के ऊपर ही दूसरी लाइन एग्जिस्ट कर रही होगी, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। और इसी कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। मतलब सुबह से लेकर के रात तक अगर आप वैल्यूज निकालते रहो तो रात खत्म हो जाएगी लेकिन वैल्यूज खत्म होने वाली नहीं है। चलिए देन आफ्टर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन पर क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अच्छा अब आप वहां पर ग्राफ तो प्लॉट करोगे नहीं। अब मान लीजिए आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया और आपसे पूछ लिया गया चलिए बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसाइड होगा या फिर पैरेलल होगा। तो आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे नहीं ना। तो उसके लिए आपको वन टच यानी देखते ही आंसर पहचानना सीखना होगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जहां पर सॉल्यूशन निकल रहे ये दोनों की दोनों कंडीशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट। ये दोनों की दोनों कंडीशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट। और जहां पर नो सॉल्यूशन वो क्या हो गया, अनकंसिस्टेंट। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए इतनी चीज याद रखेंगे। अब इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड एंड पैरेलल, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। क्या मेथड है, यहां पर हम लोग कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर कराते हैं और वहां पर कंपेयर कराने से हमारे पास कुछ यूनिक रिजल्ट्स निकलते हैं और हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, इनफाइनाइटली होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसाइड बनेगा या फिर पैरेलल बनेगा। तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपको कंडीशन फॉलो अप करानी है, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। अच्छा कोइंसाइड के लिए तो सारी की सारी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। यहां पर a1 b2 की वैल्यूज इक्वल हो गई। देखिए पैरेलल के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी। यहां पर हम लोगों ने कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कराया और वहां से हमें पता चल गया कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसाइड होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा। और ये भी पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ये बोथ कंडीशन आर कंसिस्टेंट एंड दिस कंडीशन इज इनकंसिस्टेंट। और ये क्या हो गया आपके लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इनके सॉल्यूशन की कंडीशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपके ओरिजिनेट होंगे और टोटल होंगे 5 मार्क्स के। उसके बाद की हम आपको अगर बात बताएं, उसके बाद हो सकता है कि आपको केस स्टडी में यहां से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तो आपने एज रिलेटेड पढ़ रखे हुए हैं,
बोट एंड स्ट्रीम के पढ़ रखे हुए हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस के पढ़ रखे हुए हैं, वर्क एंड टाइम एंड वर्क के पढ़ रखे हुए हैं। तो याद रखिएगा केस स्टडी में कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन किसका हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है बोट एंड स्ट्रीम का हो सकता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का हो सकता है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा चलिए एट अ ग्लांस इन्हें भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस ओरिजिनेट होते हैं, तो सबसे पहले आपको बोट की कुछ ना कुछ स्पीड गिवन होगी। ठीक है, बोट की स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, ये कंडीशन, और मान लेते हैं कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमारे पास है y किलोमीटर पर आवर, ये दोनों चीजें हमने लेट कर ली। अब यहां से टू कंडीशंस फिर से आगे फॉलो अप होंगी। अब आपको बोला गया कि आपको 12 किलोमीटर की जर्नी कवर अप करनी है, 12 किलोमीटर की जर्नी कवर अप करनी है। तो अब कंडीशन क्या हुई, 12 किलोमीटर की जर्नी कवर अप करनी है, फर्स्ट टाइम जाना है, सेकंड टाइम आना है। तो अब स्ट्रीम तो सिंगल डायरेक्शन में होगी, बोट जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, आ रही है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि एक बार जो बोट होगी वो किस में होगी, वो होगी डाउन स्ट्रीम में, एंड सेकेंड टाइम इन रिटर्निंग वो किस में होगी, अप स्ट्रीम में। अब यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी डाउन स्ट्रीम में होगी बोट, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ बोट, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम दोनों की दोनों सेम कंडीशन होगी, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन होगी। तो वहां पर जो टोटल स्पीड आपको कंसीडर करनी है, तो बोट और स्ट्रीम दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब स्ट्रीम की कंडीशन अगर हम लोग देखें तो वहां पर अब बोट एंड स्ट्रीम दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई, तो वो अपोज करेंगी। तो यहां पर जो स्पीड आपको कंसीडर करनी है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी, x - y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस तो हमने 12 किलोमीटर ऐसे ही आपको लेट करा दी, तो डिस्टेंस यहां पर भी 12 किलोमीटर हो गई, और डिस्टेंस यहां पर भी क्या हो गई आपके लिए, 12 किलोमीटर हो गई। अब हमने आपसे कहा कि डाउन स्ट्रीम जा रही है, अप स्ट्रीम आ रही है, तो जाने में उसको कम टाइम लगेगा, आने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। आपसे बोला गया कि दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर है, दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 आवर है। मतलब जाने में मान लीजिए अगर 10 घंटे लगते हैं तो वापस आने में 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर्स, 2 आवर्स उनका टाइम गैप है। यहां से अगर आप टाइम फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12 अपॉन x + y, और यहां से आप टाइम फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12 अपॉन x - y। ज्यादा टाइम किसे लग रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा अप स्ट्रीम को। तो अगर यहां से हम कंडीशन फॉलो करें तो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन x - y - 12 अपॉन x + y = 2। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे केस स्टडी बेस में पूछे जा सकते हैं। तो मेन चीज आपको ये याद रखना है, ये दिस इज द मेन फंडामेंटल, और यहां से आगे की कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे ना, आखिर 10th क्लास में है और आप समझदार भी हैं, तो बाकी आगे की फर्दर कैलकुलेशंस आपके भरोसे हैं। तो यहां से हम लोगों का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसके अलावा एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको कंडीशन दे दी जाएगी किसी क्वाड्रिलेटरल की, और उस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी ध्यान में रखनी है। अच्छा चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि पैरेललोग्राम, चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएगा वो क्वेश्चन, लेकिन चलिए मैं पूछ ही लेता हूं। अगर यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है कि वहां पर जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। दैट मींस कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो यहां से हम लोगों ने बात कर ली लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स की। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर वेटेज देखें तो 6 मार्क्स का है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों के पास क्वेश्चन बनते हैं 4 टाइप से। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया, तो डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए आपको कोई भी 2 लाइंस दे दी गई, और 2 लाइंस दे दी गई, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, यहां पर आपको x1, y1 कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, और बी के भी आपके पास x2, y2 कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, और आपसे बोल दिया गया ए बी के बीच के डिस्टेंस क्या होंगे, देयर आर 4 ऑप्शंस। तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो इस टाइप का बन सकता है।
सेकंड क्वेश्चन कैसा बनेगा? सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि आपको कोई थर्ड पॉइंट दे दिया जाएगा और यह बोला जाएगा कि थर्ड पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स। कोई भी थर्ड पॉइंट है और वो गिवन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, तो क्या होगा? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मान लेते हैं कि अब यहीं पर हमसे दे दिया जाए कि ये ए बी तो था ही और यहां पर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P हो गया हमारे लिए जिसके कुछ फाइनाइट कोऑर्डिनेट्स होंगे और आपसे बोला गया कि AP एंड BP के बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि A एंड B लाइन थी, आप ये मान के चलिए कि AB आर द 2 पॉइंट्स एंड P पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एज वेल एज पॉइंट B। अब अगर इनके बीच की डिस्टेंस सेम है तो यहां पर आपको कुछ फाइनाइट वैल्यूज दे दी जाएंगी और कहीं पर एक वेरिएबल लगा दिया जाएगा, आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? उस कंडीशन में AP के बीच डिस्टेंस फार्मूला, BP के बीच डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करा के दोनों को क्या करा देंगे? इक्वल करा देंगे। तो जब आप इक्वल करा देंगे तो उस कंडीशन में आपको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिस्टेंस फार्मूले से केवल यही 2 टाइप्स के ही क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे सेक्शन फार्मूले से, वो क्वेश्चन बनेंगे सेक्शन फार्मूले से। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज के साथ ही साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन सकता है और वो डिस्टेंस फार्मूले का भी हो सकता है, सेक्शन फार्मूले का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो किसी एक डायग्राम का हो। डायग्राम सच एज कोई ट्राइंगल दे दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हो, या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम दे दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हो। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग सेक्शन फार्मूले की अगर बात करें, सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूले से क्वेश्चन कैसा बनेगा ये चीज ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास कोई लाइन AB है और वहां पर आपको कोई पॉइंट P दे दिया गया। अब A के कुछ ना कुछ यहां पर मान लीजिए 2,1 हो गया, B के कुछ ना कुछ मान लीजिए 3,4 हो गया। ये कोऑर्डिनेट्स तो आपको गिवन होंगे, ओके, गिवन हो गए। अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां से, 2 टाइप्स के। क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो उस कंडीशन में आपको रेशियो गिवन होगा। हमने मान लिया कि यहां पर रेशियो हमारे पास है 2:3 और अगर P के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उस कंडीशन में आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो सेक्शन फार्मूला आप सभी को याद है, द रेशियोज इज कंसीडर्ड एज M1 एंड M2। तो हो जाता है M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। देन ये तो एब्सिसा के लिए हो गया, ऑर्डिनेट के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको मिल जाएगी कोऑर्डिनेट ऑफ P की वैल्यू। ये तो बना आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आपने इसे सॉल्व कर लिया और हमने ये लेट करा कि x, y हमारे पास मान लेते हैं कि ये आ गए 1, -1 या कुछ भी आ गया और आपसे बोल दिया गया फाइंड द रेशियोज। अब रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दिया गया आपको, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड सेकंड क्वेश्चन यहां से ओरिजिनेट होता है फाइंड द रेशियो विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB। तो आपको रेशियो ऑलवेज क्या लेट करना होता है? K:1 लेट करना होता है। अब K:1 लेट करने के बाद आप इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई कराओगे और सेक्शन फार्मूला अप्लाई कराने में आप एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल करा दो या फिर ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल करा दो, तो आपको K:1 की वैल्यू मिल जानी है। ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से। उसके बाद काफी बच्चों का क्वेश्चन था सर सेंट्रॉइड तो नहीं आ रहा है, तो सेंट्रॉइड के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट आपको पढ़ाया तो गया ही। मिड पॉइंट क्या होता है? मान लो कोई लाइन है, ये A है, B है, तो अगर उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, A के कुछ ना कुछ फाइनाइट कोऑर्डिनेट होंगे। मान लिया आपने x1, y1, B के क्या हो गए? आपने लेट कर लिया x2, y2। तो यहां से अगर पॉइंट P मिड पॉइंट है, दैट मींस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 by 2 एंड y1 प्लस y2 by 2। इसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे पूछेगा? सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा आपको, इसका एप्लीकेशन कुछ घुमा फिरा के पूछेगा। कैसे पूछता है आइए जानते हैं। सपोज करिए कि आपको कोई ज्योमेट्री दे दी गई, ज्योमेट्री का मतलब रेगुलर ज्योमेट्री, मान लेते हैं पैरेललोग्राम दे दिया गया, रेक्टेंगल दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया। हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है हमारे पास। अब ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट C, ये हो गया पॉइंट D, ठीक है। A के कुछ ना कुछ मान लेते हैं -1, 2, B के 3, 4, C के -2, 1, कुछ भी आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर -2, 1 नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 4, 6 मान लिया यहाँ पर ऐसे गिवन है और D के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ लिए गए हैं। तो उस कंडीशन में अब आप क्या करोगे? डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करोगे। तो आप फाइंड ही करते रह जाओगे, आपका पेपर खत्म हो जाएगा और आप एक ही क्वेश्चन में लटके रह जाओगे। तो उस कंडीशन में आपको अपना दिमाग चलाना है। 1, 2, 3 क्या कर सकता है?
तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी, यानी पैरेललोग्राम अभी हम लोगों ने लिया है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस कि अगर हम यहां पर इनके डायगोनल्स को ड्रॉ कर दें तो ये मिलेगा हमें पॉइंट O, और ये जो पॉइंट O मिलेगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसका, AC का भी मिड पॉइंट O होगा और BD का भी मिड पॉइंट O होगा। तो उस कंडीशन में अगर AC का मिड पॉइंट O होगा तो AC की कैलकुलेशन से O के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। कैसे, देखिए x1 प्लस x2/2 तो 4 - 1 यहां से हो गया ये 3/2, फिर 2 प्लस 6/2 तो 8/2 ये हो गया 4। अब मिड पॉइंट तो निकल आया। अब अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स को x, y लेट कर ले, दैट द कंडीशन, ये पॉइंट D है तो BD का भी मिड पॉइंट O हुआ, तो O के कोऑर्डिनेट्स दैट मींस 3,2 3/2, 4 कहां से आया होगा, x प्लस 3/2 से, y प्लस 4/2 से। और इस कैलकुलेशन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल, तो यहां से आपको मिल जाएंगे आपके पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स। तो ये मिड पॉइंट का ही एक एप्लीकेशन है, लेकिन आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए यहां तक की भी बात भी आपको क्लियर हो गई। तो ये बात हो गई हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास आएगा ट्राइंगल। ट्राइंगल चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहले आपको अगर पढ़ाई गई है तो पढ़ाई गई है थेल्स थ्योरम। याद आ रही है आपको, थेल्स थ्योरम पढ़ाई गई है। अच्छा, थेल्स थ्योरम का क्या सेकंड नेम आपको लर्न है, इसको क्या बोला जाता है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। याद रखिएगा, BPT भी इसी का नेम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम है क्या, इसके लिए आपको याद रखना है क्वेश्चन आपका कहां से बनता है। क्वेश्चन बनता है यहां से कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल है ABC और आपसे बोला गया कि BC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी गई DE। तो उस कंडीशन में आपको 2 क्राइटेरियाज फॉलो अप करने होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट क्राइटेरिया हो जाता है आपके लिए AD/DB लिखिए या BD लिखिए, बात एक ही है, AE/EC। ये फर्स्ट क्राइटेरिया आपको लर्न करना है। और अगर हम एक छोटा ADA और एक बड़ा ABC, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं डियर स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल्स है ना। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो यहां पर एक और क्राइटेरिया फॉलो अप हुआ, कौन सा, AD/AB इज इक्वल्स टू AE/AC इज इक्वल्स टू DE/BC। एक ये क्राइटेरिया फॉलो अप हो गया। तो यहां से आपके क्वेश्चंस ओरिजिनेट होंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। आपको यहां पर कोई वैल्यू दे दी जाएगी x के वेरिएबल में, या फिर हो सकता है कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए, और इन्हीं में से किसी एक वैल्यू में आपको वेरिएबल दे दिया जाए या क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बनता है ये बनता है आपका थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। उसके अलावा अब यहां पर एक और चीज फॉलो अप करानी है। एक और चीज फॉलो अप क्या करानी है, अगर हम आपसे पूछें, मान लीजिए एक ट्राइंगल आपको ये ADE दिखाई दे रहा है और एक ट्राइंगल पूरा ABC दिखाई दे रहा है। अगर हम आपसे बोले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो किसी भी साइड के रेशियो के इक्वल होगा। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन यहां से ओरिजिनेट होते हैं तो क्यों स्किप करना भाई, हम लोग उसे जान लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, किसी भी साइड, यानी ये 3 यहां पर उठा के आपको प्लेस कर देना है। कोई भी अगर आपके पास साइड का रेशियो है तो उन सभी के रेशियो के इक्वल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का रेशियो। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। अब पेरीमीटर की जगह अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया की कंडीशन में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो पूछ लिया जाए, तो अब एरियाज का रेशियो कहां से फाइंड हो सकता है, तो ये तो 3 साइड्स हो गई। क्या इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया यहां पर फॉलो अप होगा, तो सबसे पहले हम लोग इन साइड्स की बात करें तो किसी भी साइड के रेशियो का अगर हम स्क्वायर करा दें, देखिए ये साइड्स के रेशियो थे हमारे पास, और इन सभी का अगर हम लोगों ने स्क्वायर करा दिया तो हमें किसका रेशियो मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। इसके अलावा अगर आपको परपेंडिकुलर्स मींस टू से एल्टीट्यूड दे दिए जाएं या फिर आपको मीडियंस दे दिए जाएं, तो उनके जो स्क्वायर, उनके जो रेशियो होंगे सिंपलेस्ट रेशियो, उसके स्क्वायर का रेशियो भी एरिया के इक्वल होगा। दैट्स मीन मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड 2 स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, तो इतने सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ओरिजिनेट हो सकते हैं थेल्स थ्योरम से,
और उसके बाद जब हम लोग ट्राइंगल में आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन बनता है पेरीमीटर एंड एरिया से। देन आफ्टर आगे हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है। पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग पहले पूछी जाती थी तो वो सारी कंडीशन तो खत्म हो गई, लेकिन एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन कैसे पूछा जाएगा? मान लीजिए कि आपको कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया या फिर 2 राइट एंगल ट्राइंगल दे दिए गए और आपसे पूछ लिया गया कोई रिलेशन, जस्ट एज आपको कुछ ऐसा फिगर दे दिया गया, ठीक है, ऐसा फिगर दे दिया गया ABC, ये हो गया D और ये हो गया परपेंडिकुलर E, और यहां पर आपसे पूछ लिया गया विच ऑप्शन इज ट्रू, विच ऑप्शन इज ट्रू। अब यहां पर आपको ऑप्शंस दे दिए गए, BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू BD, बाकी के कुछ ऑप्शंस भी ऐसे बना दिए गए। तो ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे ये है क्या है, तो ये पाइथागोरस के एप्लीकेशन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि पाइथागोरस से ही रिलेटेड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हजारों की संख्या में आपको पढ़ाए गए हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ट्राइंगल चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। देन आफ्टर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। अरे वाह, ये क्या आ गया सर, बचपन से लगाते चले आए। बचपन का मतलब 10th की तभी से हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी स्टार्ट कर दी थी और आज तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से आती भी होगी। ट्रिग्नोमेट्री में आपके मेजर जो टॉपिक्स पूछे जाने हैं वो 2 टॉपिक्स पूछे जाने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन हमारा देखिए आपको सिखाया गया है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको ये सिखाया गया है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दैट मींस आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब तो आप बच्चे रहे नहीं कि आपको पूरा लिख के समझाया जाए, तो खैर मैं आपको इतना बता दूं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हो गए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये किसी ना किसी एक प्रॉपर एंगल पे अगर हम इनके लिए वर्क करें, मान लेते हैं कि एंगल हो गया थीटा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन H, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? B अपॉन H, दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब इनका रिवर्स कर देते हैं। cot थीटा की वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sec की वैल्यू के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cosec की वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए क्वेश्चन एक बार जान लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फंडामेंटल। यही तो मैथ्स टीचर की आदत होती है कि जब भी वो कोई टॉपिक आपको बता रहे होते हैं तो पहले वो आपको समझाने लग जाते हैं फंडामेंटल्स। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं द ओरिजिनेशन ऑफ द क्वेश्चंस की, और बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मान लेते हैं कि 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, कुछ ऐसी कंडीशन आपको दे दी जाएगी और आपसे बोल दिया जाएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इतना इतना, कुछ ऐसी कंडीशन दे दी जाएगी। तो यहां से आपको रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाने होंगे और उनकी वैल्यूज क्या करनी होगी? प्लेस करनी होगी। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। देन आफ्टर आप आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई फाइनाइट क्वेश्चन नहीं है कि आपको बता दिया जाए क्वेश्चन यहां से आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने जो सीख रखा हुआ है उसी का एप्लीकेशन आना है, आप ये समझो। और मेजर आइडेंटिटीज आपके पास 3 हैं। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड लास्ट क्या है? लास्ट है आपके पास is equals to 1. These are the 3 major identities of your trigonometric identities. और उसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 लाइंस का होगा और आप उसे इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री में फोकस जरूर करना है, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप नहीं पहचान पाते हो या नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको आप मार्क आउट कर लीजिएगा। और हमने भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। आरएस की जो लास्ट एमसीक्यूज एक्सरसाइज है वहां से क्वेश्चन करिए और सैंपल पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस जरूर करिएगा। रूट वाला क्वेश्चन एक आएगा ही, रूट 2 या फिर रूट 3 किसी भी साइन या कॉस के साथ दे सकता है, tan या कॉट के साथ दे सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ओरिजिनेट होने वाले हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन जो हमारा टॉपिक है, मेंसुरेशन टॉपिक से आना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट्स। तो यहां से
हमारे पास कैसे क्वेश्चन ओरिजिनेट होंगे, देखिए सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आना है यहाँ पर, सेक्टर सेगमेंट यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल हो गया आपके पास और आपसे बोल दिया गया कि ये कोई हमारे पास सेक्टर बना हुआ है इसमें, तो ये दे दिया गया, ये हो गया ओ, ये मान लेते हैं ए बी। अब आपसे बोल दिया गया फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ए बी की लेंथ के लिए आपको बिल्कुल सिंपल पता है भैया, थीटा अपॉन 360, ये तो बेस एंगल होगा आपका, तो ये अप्लाई कर दीजिएगा। पूरी की पूरी सर्कमफरेंस आपके लिए 2 पाई आर होती है, तो एक फाइनाइट डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है विद अ पर्टिकुलर एंगल, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यहां से ये आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब अगर आपको यहां से बोल दिया जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर आपके लिए ये हो गया ना, माइनर सेक्टर का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो भी आप इसी एंगल के रिस्पेक्ट में वर्क करोगे, तो आपको थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको बोल दिया जाएगा मेजर सेक्टर का, तो पाई आर स्क्वायर में इस चीज को माइनस करा दीजिएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पूरे के पूरे सर्कल का होता है, और ये माइनस करा दोगे तो आपके पास ये मेजर सेक्टर का आ जाएगा। फिर आपसे सेगमेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है, सेगमेंट ये रहा आपके पास सेगमेंट, तो सेगमेंट कैसे बनता है, अगर मान लेते हैं कि ये रहा होगा इसका सेंटर और ये होगा आपके लिए कॉर्ड ए बी, तो सेगमेंट बनता है जब किसी सेक्टर में हम ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर यहाँ 90 होगा 60 होगा, चलिए जब तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये सिंपलेस्ट वैल्यूज नहीं है, देन आफ्टर आप कैसे फाइंड करोगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए तो आपको फॉर्मूला पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो जो भी गिवन एंगल होगा उसके जो साइन की वैल्यू होगी वो यहां पर आपको प्लेस करनी है। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, उसके अलावा कुछ फिगर्स आपको गिवन होंगे, उन फिगर्स से भी आपको, अब जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ ऐसा दे दिया गया, ये सर्कल है और यहां पर ट्रायंगल बना दिया गया, ये आपको मार्क्ड आउट कर दिया गया, या फिर ये वाला पार्ट मार्क आउट कर दिया गया, तो कुछ ऐसे शेडेड फिगर्स आपको दिए जा सकते हैं। कुछ ऐसे शेडेड फिगर्स में आपको क्या करना होगा, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होगा। चलिए अब उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके बाद हमारा चैप्टर आता है, लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो एक सिंपल चैप्टर है और यहां से 3 मार्क्स का वेटेज मिलेगा आपको प्रोबेबिलिटी का। और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं और उन बेसिक फंडामेंटल से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 से इक्वल हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यहां से क्वेश्चन एक ओरिजिनेट हो सकता है। और उसके अलावा देखिए क्वेश्चन कहां से बनते हैं, क्वेश्चन बनता है आपका कार्ड से। कार्ड का मतलब आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है ना ये चीजें, आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक। रेड कलर्स के 26, ब्लैक कलर के 26। नाउ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 13 13 13 13। यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो रेड हमारे पास हार्ट एंड डायमंड होता है, और अगर ब्लैक की बात करें तो स्पेड और ये जो भी इसको बोलते हो ये होता है, क्योंकि कार्ड के बारे में तो ज्यादा जानकारी है नहीं हमें। अच्छा, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके पास फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 3, किंग क्वीन जैक। देन आफ्टर 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अच्छा 1 को 1 नहीं लिखा होता है, 1 होता है एस, 1 होता है एस। तो यहां पर ये टोटल 13 कार्ड्स होते हैं इन 4 के 4 फॉर्मेट्स में। तो सबसे पहले कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। उसके बाद आपसे क्वाइन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये तो मेजर क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हॉर्स राइडिंग हो गया, या फिर कोई भी एक ऐसा आपसे इवेंट पूछ लिया जाएगा और उस इवेंट में किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी। दीज आर द क्वेश्चंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी एंड 3 मार्क्स का वेटेज है यहां से। तो ये आज हम लोगों ने जो बात की है
आज हम लोगों ने बात की है डियर स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आप लोग ये तो समझ गए कि क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं और आप वैसे ही क्वेश्चन को छानेंगे और वैसे ही क्वेश्चन को करने भी वाले हैं। कल का जो सेशन होगा, कल के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कल का सेशन बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कल का सेशन हम लोग लाइव करेंगे, तो कल के सेशन के लिए आज से ही अपने दोस्तों को बता दीजिए कि कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और मैं इतना वादा आपसे करता हूं कि अगर आप हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो बेशक आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। और आपका अपना चैनल एजुस्विच, इसे जी भर के शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। चलिए चलते हैं बच्चों, क्योंकि शाम हो गई है और आपको भी पढ़ना है। चलिए ख्याल रखिए, बाय बाय, शब्बा खैर।